प्यारे बच्चों नमस्कार। 10वीं कक्षा के विज्ञान के 7वें चैप्टर नियंत्रण एवं समन्वय के तीसरे लेक्चर में आपका स्वागत है। इस लेक्चर में मैं आपको तंत्रिका तंत्र के मुख्य भागों से परिचित करवाऊंगा कि तंत्रिका तंत्र के मुख्य भाग कौन कौन से होते हैं। उन्हीं भागों में जो है एक भाग होता है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, और केंद्रीय तंत्रिका तंत्र जो है आगे मानव मस्तिष्क और मेरुरज्जु से बना हुआ होता है। तो आज हमें यह पढ़ना है कि केंद्रीय, एक तो इसके हम क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे कि तंत्रिका तंत्र जो है उसके मुख्य भाग हम कौन कौन से पढ़ते हैं। उसके बाद सीएनएस क्या होता है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र क्या होता है, मानव मस्तिष्क क्या होता है और मेरुरज्जु क्या होता है। इसमें से जो मानव मस्तिष्क है ये वाला टॉपिक एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये लगभग 5 मार्क्स का जो है लगभग हर एक बोर्ड एग्जाम में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं उनमें से एक है। ओके, तो इसको बड़े ध्यान से पढ़ना। वैसे मेन टॉपिक ही हमारा आज का लेक्चर का यही है। अब देखिए आप यहाँ स्क्रीन पर मानव तंत्रिका तंत्र का जो है एक पोस्टर देख रहे हैं। ओके, तो इस तंत्रिका तंत्र के अंदर देखिए आपको बीच में ये एक येलो पार्ट दिखाई दे रहा है बिल्कुल सेंटर में। तो येलो देखिए बिल्कुल केंद्र में है। ओके, इसलिए ये जो पार्ट है यहाँ से लेके यहाँ तक इसको हम कहते हैं केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। ओके, तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के अंदर क्या आ जाता है, तो यहाँ देखिए खोपड़ी है, कपाल है, कपाल के अंदर मस्तिष्क होता है। एक तो मस्तिष्क आ जाता है, दूसरा ये मेरुदंड है, मेरुदंड के अंदर मेरुरज्जु सुरक्षित रहती है। तो जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र है उसमें हम दो चीजों की स्टडी करते हैं, एक तो मस्तिष्क और दूसरा मेरुरज्जु। ओके, और उसके बाद देखिए कि कुछ तंत्रिकाएं जो है यहाँ से मस्तिष्क से निकलती है, कुछ मेरुरज्जु से निकलती है। तो ये पूरी बॉडी के अंदर फैली हुई है। ओके, और इनकी तुलना जो आप अंडरग्राउंड वायर से कर सकते हैं। ओके, तो ये बाकी जो तंत्रिकाएं आगे जो जाल से फैला हुआ है ये सारा क्या है, परिधीय तंत्रिका तंत्र है। ओके, पीएनएस इसको बोलते हैं, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ओके, तो याद रखने के लिए जैसे जो केंद्र में है वो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र और जो पूरे बॉडी की परिधि में है वो परिधीय तंत्रिका तंत्र, हम इस तरह से इसको पढ़ सकते हैं। ओके, अब इसी चीज को अगर आप फ्लो चार्ट से देखना चाहो तो मानव तंत्रिका तंत्र जो है वो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र और परिधीय तंत्रिका तंत्र से बना हुआ होता है। और परिधीय तंत्रिका तंत्र जो नीले रंग की जो मैंने यहाँ पर आपको दिखा रखी है, ये क्या चीज होती है, ये मतलब सीएनएस यानी मस्तिष्क और मेरुरज्जु से जो आवेग है उनको इधर उधर लेके जाती है। इनको भी हम नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल से पढ़ेंगे। और फिर परिधीय तंत्रिका तंत्र आगे फिर कायिक या दैहिक तंत्र और स्वायत्त तंत्रिका तंत्र में बटा हुआ होता है। और दैहिक फिर आगे दैहिक या कायिक तंत्र जो है इसमें से कुछ तंत्रिकाएं ऐसी होती है जो कपाल से निकलती है यानी मस्तिष्क से निकलती है, और कुछ मेरुरज्जु से निकलती है। तो यहाँ पर जो मस्तिष्क से निकलती है तंत्रिका उनको बोलते हैं कपाल तंत्रिका, और जो मेरुरज्जु से निकलती है उनको बोलते हैं मेरु तंत्रिका। ओके, और स्वायत्त तंत्रिका तंत्र ये बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज है। इनको अभी मैं आपको कुछ डिटेल नहीं बताऊंगा। अनुकंपी और प्राणुकंपी इनका आपने सिर्फ नाम याद रखना है, ठीक है। तो ये जो राइट हैंड साइड में हमारे पास जितने भी चीज हैं ये हमारा नेक्स्ट लेक्चर का काम है। फिलहाल जो है हमारा ध्यान कहाँ रहेगा, यहाँ पर रहेगा। ओके, तो यहाँ मैंने आपको बता दिया था कि केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में क्या आ जाता है, मस्तिष्क आ जाता है और मेरुरज्जु आ जाता है। मस्तिष्क जो है इसके मैं भी आपको भाग बताऊंगा कि 3 भागों में बटा हुआ होता है, अगर मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क। ओके, तो बहुत ही आसान सा टॉपिक है ये। ओके, तो आइए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए सबसे पहले केंद्रीय तंत्रिका तंत्र या सीएनएस क्या होता है, कि इसमें मैंने आपको ये तो बता दिया था कि इसमें मस्तिष्क और मेरुरज्जु आते हैं। वास्तव में पूरे शरीर की सूचनाएं जो है वो कहाँ जाती है, सीएनएस में जाती है, और फिर यहीं से सूचना प्रोसेस होकर के वापस जो है आगे जो है आगे से विभिन्न अंगों तक पहुंचती है।
फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने आपको कोई काम कहा, तो जैसे आपके कानों ने सुना, सूचना कहाँ पहुंची? मस्तिष्क तक। फिर यहाँ से जैसे मान लीजिए मैंने आपको कुछ लिखने के लिए दिया, तो वो वर्क मस्तिष्क ने सुना और मस्तिष्क ने संदेश भेजा आपके हाथों तक, हाथों ने पेन उठाया, फिर कुछ लिखना, वो चीज लिखी। तो ये सारा जो सूचनाएं हैं ये कहाँ प्रोसेस हुई? सीएनएस में भी। ठीक, तो इसलिए सीएनएस को, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को, मानव शरीर का क्या माना जाता है? सूचना संसाधक माना जाता है। ठीक, इसके अंदर मस्तिष्क और कपाल के भीतर स्थित मस्तिष्क और मेरुदंड में अवस्थित मेरुरज्जु आते हैं। ओके, अब आइए सबसे पहले पढ़ते हैं कि मानव मस्तिष्क क्या होता है। कि मानव मस्तिष्क वास्तव में मानव शरीर का बहुत ही कोमल अंग होता है और ये पूरे शरीर को कोऑर्डिनेट करता है। पूरे शरीर का एक विभिन्न अंगों को जो कोऑर्डिनेट करता है, यानी हम ये कह सकते हैं कि इसका समन्वय केंद्र है। ठीक है, तो अब देखिए ये कहाँ पर सुरक्षित रहता है? कपाल के अंदर यानी खोपड़ी के अंदर सुरक्षित रहता है। और मान लीजिए मस्तिष्क है, अब इसके ऊपर जो है 3 झिल्लियां होती है। ओके, और इन तीनों झिल्लियों के अंदर क्या होता है? कुछ लिक्विड भरा होता है, कुछ द्रव भरा होता है, जिसको प्रमस्तिष्क द्रव बोलते हैं। ठीक, तो अब ये प्रमस्तिष्क द्रव जो है वो क्या करता है? ये यांत्रिक आघात से जो है इसको बचाता है। यांत्रिक आघात का मतलब अगर मैं आपको समझाऊं कि जैसे आपने कोई घरों में, जैसे हम वो चीनी मिट्टी या कांच के बर्तन लेके आते हैं, जैसे मान लीजिए बर्तन है, तो इनके साथ साथ जो है यहाँ पर अखबार या घास फूस जो है बीच में भरा हुआ होता है। ठीक है, ताकि कहीं अगर ट्रांसपोर्टेशन के दौरान अगर कोई झटका लग भी जाता है तो वो सारा ये घास फूस उठ लेता है और ये जो ग्लास या चाइनावेयर जो है वो हमारे बचे रहते हैं। ठीक है, तो ठीक उसी तरह से यहाँ पर सबसे पहले तो कपाल की जो सख्त हड्डी है उसकी सुरक्षा होगी। उसके बाद जो है यहाँ पर जो 3 झिल्लियां हैं उसके बीच में द्रव भरा रहता है। तो अगर कोई भी यांत्रिक आघात पहुंचता है तो पहले वो आघात जो है यहाँ लिक्विड तक आ जाता है और हमारा जो मस्तिष्क है वो सुरक्षित रहता है। और देखिए बॉडी के अंदर ये मस्तिष्क की पोजीशन आप देख सकते हैं, यहाँ पर है। इसका मैं भी आपको बड़ा चित्र दिखाता हूँ। अब देखिए कि ये इसी मस्तिष्क का जो एक बड़ा चित्र है। तो हम मानव मस्तिष्क को जो 3 पार्ट में बांट सकते हैं। पहला जो पार्ट है वो है अग्र मस्तिष्क, दूसरा जो पार्ट है वो मध्य मस्तिष्क, और तीसरा पार्ट जो है वो पश्च मस्तिष्क है। अग्र मस्तिष्क फॉर ब्रेन, मध्य मस्तिष्क मिड ब्रेन, और इसको हाइंड ब्रेन कहते हैं। ओके, तो हमें एक एक करके इन तीनों पार्ट्स को जो है डिटेल से पढ़ना है। तो जो मैंने अभी तक पढ़ाया है उसको मैंने नोट्स में लिख दिया है, और अगर किसी बच्चे ने अब तक नोट्स डाउनलोड नहीं किए हैं तो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो है लिंक मिल जाएगा, वहां से आप नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। और वैसे मैं सभी बच्चों को सलाह दूंगा कि एक बार इस मैंने ये जो अभी टॉपिक पढ़ा रहा हूँ इसको थोड़ा सा अपडेट किया है। ओके, तो अगर किसी बच्चे ने पहले प्रिंट भी करवा लिए हैं तो यहाँ से देख करके एक बार पेन से इसको थोड़ा लिख ले, क्योंकि मैंने थोड़ा सा इसको इम्प्रूव कर दिया है। ओके, अब कई बार बच्चे कहते हैं सर कि मस्तिष्क वाला तो बड़ा टफ है, ये है वो है। ऐसा कुछ नहीं है भाई, इसलिए मैं आपके दिमाग से वहम निकालने के लिए जो है यहाँ पर इसका एक समरी बना दी है कि मस्तिष्क जो है वो 3 पार्ट में अगर मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क में बटा हुआ होता है। अगर मस्तिष्क में हम 3 पार्ट पढ़ेंगे, पश्च मस्तिष्क में हम 3 पार्ट पढ़ेंगे। ओके, तो अब ये तीनों पार्ट कहाँ कहाँ होते हैं, इनके काम क्या है, इसी तरह से ये तीनों पार्ट कहाँ कहाँ है, इनके काम क्या है। मध्य मस्तिष्क जो है 4 पिंडों में बटा होता है। 2 का काम है देखना, 2 का काम है सुनना, बस इतनी सी बात हमें बतानी, कोई मुश्किल चीज नहीं है। ओके, तो आगे बढ़ते हैं हम। तो सबसे पहले मैं आपको अगर मस्तिष्क के बारे में बताता हूँ। अब देखिए अगर मस्तिष्क की बात अगर हम करें तो अगर मस्तिष्क जो है वो 3 पार्ट से मिलकर बना होता है। सबसे पहला पार्ट है प्रमस्तिष्क, दूसरा है थैलेमस और तीसरा है हाइपोथैलेमस।
हाइपो शब्द आप यूज करते हैं, कोई चीज नीचे होता है उसके लिए। ओके, तो थैलेमस से नीचे का जो पार्ट है वो हाइपोथैलेमस। ओके, तो अगर मस्तिष्क के मैंने आपको 3 पार्ट बताए, पहला पार्ट प्रमस्तिष्क, दूसरा थैलेमस और तीसरा क्या, हाइपोथैलेमस। अब देखिए कि वैसे तो मस्तिष्क बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड है, और अगर हम इसकी बात करें तो अब राजस्थान बोर्ड की बुक में लिखा हुआ भी है कि अगर 1 घन सेंटीमीटर अगर हम इसका आयतन लें, 1 घन सेंटीमीटर का मतलब 1 सेंटीमीटर लंबा, 1 सेंटीमीटर चौड़ा और 1 सेंटीमीटर ऊंचा कोई घन है, उसके अंदर अगर इसकी तंत्रिका देखें तो 1600 किलोमीटर तक की लंबाई की तंत्रिकाएं हो जाती है। मतलब बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड सी चीज है ये, लेकिन यहाँ पर क्या है कि आपको आउटलाइन समझाई गई है। ओके, तो जो एनसीईआरटी है उसको मैं फॉलो कर रहा हूँ। ओके, तो आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर हमारे पास बिल्कुल सिंपल सा इसका स्ट्रक्चर है, वही समझना आपने। ओके, तो अगर मस्तिष्क के 3 पार्ट मैंने बता दिए हैं। अब देखिए कि ये यहाँ पर अगर हम प्रमस्तिष्क की बात करें तो मानव मस्तिष्क का जो सबसे बड़ा भाग है, यानी लगभग 80 से लेकर के 85% भाग जो है वो क्या है, प्रमस्तिष्क की है। और यहाँ पर जो आपको ये येलो येलो दिखाई दे रहा है ना, यहाँ पर ये क्या है, सारा प्रमस्तिष्क की है। ओके, तो अगर हम इसकी बात करें तो ये वास्तव में 2 अर्धगोले जैसे जुड़े हुए होते हैं खोपड़ी के अंदर, इस तरह से होता है। जैसे मैंने एक मॉडल बनाया इसका, तो देखिए कि यहाँ पर ये जो प्रमस्तिष्क है वो इस तरह से होता है, जिसमें 2 अर्धगोले से जुड़े हुए होते हैं। ठीक, और अब जो आप यहाँ पर जो फिगर देख रहे हो वो वास्तव में इस तरह से, जो ये वाला पार्ट है ये चित्र है। ओके, समझ गए होंगे आप। तो अब ये तो आपने पढ़ लिया कि प्रमस्तिष्क जो है वो मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा पार्ट होता है। ठीक, और वास्तव में जो ज्ञान, चेतना, सोचने विचारने का जो कार्य है वो लगभग यहीं पर संपादित होता है। ठीक, अब देखिए मैं आपको दूसरे पार्ट के बारे में बताता हूँ कि थैलेमस क्या होता है। वास्तव में प्रमस्तिष्क जो है चारों तरफ जिस पार्ट से घिरा हुआ होता है वो थैलेमस ही है। और थैलेमस के अंदर जो है संवेदी और प्रेरक केंद्र होते हैं। संवेदी और प्रेरक का मतलब संवेदी जहां पर सूचनाएं आती है, प्रेरक जहां से सूचनाएं डिस्पैच होती है, यानी सूचनाएं आगे भेजी जाती है। तो कई सारे जो संवेदी और प्रेरक केंद्र जो है वो कहाँ पर होते हैं, थैलेमस के अंदर ही होते हैं। ओके, तो अब देखिए कि किसी बात को सुनना या किसी बात को देख करके कोई एक्शन लेना तो एक मस्तिष्क के लिए बड़ी सिंपल सी बात है, लेकिन आप सोच के देखिए कि आप खाना खा रहे हैं, ठीक, और खाना खाते खाते जैसे आपने 2 या 3 चपातियां खाई, उसके बाद आपको आपके माइंड में एक मैसेज आता है भाई अब खाना बंद कर दो क्योंकि पेट भर गया। तो देखिए वो सूचना आपके मस्तिष्क तक पहुंची और आपने कहा भाई और खाना मतलब हमें इतना ही खाना है। ओके, तो देखिए ये एक बड़ी आप सोच के अगर देखो तो बड़ी इंटरेस्टिंग सा कार्य हम कह सकते हैं मस्तिष्क का है ये। कि इसी तरह से अगर हमें भूख लगती है तो हमारे पास मैसेज आ जाता है कि भूख लग गई, अब खाना लाओ भाई। ओके, प्यास लगी है, नींद आ रही है तो भी मैसेज आ जाता है अब मैंने सोना है भाई। ओके, और इसी तरह से कोई अगर अपने मन के अंदर भाव आते हैं, कोई विचार आते हैं, उनको व्यक्त करना है, तो ये सारा कहाँ से कंट्रोल होता है, ये सारा हाइपोथैलेमस से कंट्रोल होता है। ओके, अब देखिए कि अगर मस्तिष्क का जो मैंने पार्ट अभी आपको समझाया है उसमें यही है कि थैलेमस, हाइपोथैलेमस और प्रमस्तिष्क यानी सेरेब्रम जो है ये मिलकर के क्या बनाते हैं, अगर मस्तिष्क बनाते हैं। प्रमस्तिष्क यानी जो पहला पार्ट है ये मानव मस्तिष्क का 80 से 85% भाग बनाता है, और ये 2
गोलार्धों के अंदर बंटा हुआ होता है। ये कहता है कि एक लंबा गहरा विदर पर मस्तिष्क को बाएं और दाएं गोलार्धों में विभक्त करता है। विदर का मतलब होता है कि ये किस तरह से, जो ये आप यहाँ पर देख रहे हो कि ये जो लंबा होल जो है इसको विदर कह सकते हैं हम। ठीक है, ओके। तो अब इसी तरह से आगे थैलेमस की बात की तो ये पर मस्तिष्क को चारों ओर से घिरा हुआ पार्ट है। ठीक, और इसमें संवेदी और प्रेरक संकेतों के केंद्र होते हैं। ठीक, और अगर मस्तिष्क के आधार के समीप या अगर मस्तिष्क का जो आधार होता है उसके ऊपर जो है हाइपोथैलेमस होता है। हाइपोथैलेमस जो है भूख, प्यास, निद्रा, ताप, थकान, मनोभाव आदि की व्यक्ति का ज्ञान हमें करवाता है। ओके, तो ये सारी बातें आपने इसमें इंक्लूड करनी है। ओके, तो समराइज अगर हम करें तो पर मस्तिष्क क्या काम करेगा? ज्ञान, चेतना, सोचने विचारने का काम किसका है? पर मस्तिष्क का है। ठीक, थैलेमस में क्या होगी? संवेदी और प्रेरक सूचनाएं आएगी, और हाइपोथैलेमस जो है ये काम करेगा, भूख, प्यास, निद्रा, थकान। ओके, अब हम दूसरी बात करते हैं मध्य मस्तिष्क। मध्य मस्तिष्क का मिड ब्रेन जो है, पहले तो इसकी स्थिति बता दीजिए कहाँ पे होता है ये इधर से हाइपोथैलेमस और इधर से अनुमस्तिष्क, इन दोनों के, या पश्च मस्तिष्क हम कह सकते हैं कि हाइपोथैलेमस और पश्च मस्तिष्क के बीच का जो ये पार्ट है ये क्या है? मध्य मस्तिष्क है। ओके, और वास्तव में मध्य मस्तिष्क जो है वो 4 पिंडों में बटा हुआ होता है। ठीक, और ये चारों पिंड जो है वो क्या कहलाते हैं? कार्पोस क्वार्टिजेमिन कहलाते हैं। कार्पोस क्वार्टिजेमिन। ओके, इसमें से ऊपरी 2 जो है ये दृष्टि का काम करते हैं, दृष्टि के लिए होते हैं, और नीचे वाले 2 जो है वो सुनने के लिए होते हैं, श्रवण के लिए होते हैं। ओके, तो मध्य मस्तिष्क में इतना सा बता दीजिए। इसके अलावा जो है बहुत सारे काम ऐसे भी होते हैं जो मध्य मस्तिष्क और जो ये आपका पश्च मस्तिष्क जो है ये मिल करके करते हैं। ठीक है, अब देखिए मध्य मस्तिष्क के अंदर कई प्रतिवर्ती क्रियाओं के केंद्र भी जो होते हैं, तो उसका मैंने यहाँ पर ज़्यादा जिक्र नहीं किया क्योंकि इतना काफ़ी है इसमें। ओके, बाकी आप चाहो तो बुक में से थोड़ा सा कंसल्ट करके इसमें एक आध पॉइंट और भी लिख सकते हैं। अब देखिए सबसे लास्ट में मैं बात करूंगा किसकी? पश्च मस्तिष्क की। ओके, पश्च मस्तिष्क जो है वो एक तो अनुमस्तिष्क, दूसरा पांस और तीसरा मेडुला। 1, 2 और 3, इन तीनों से मिलकर के बना हुआ होता है। ओके, अनुमस्तिष्क ये वाला पार्ट है। ठीक, पांस और मेडुला यहाँ पर होते हैं। ठीक है, मेडुला का पूरा नाम जो है मेडुला ऑब्लांगेटा भी कह देते हैं। ठीक, मेडुला ऑब्लांगेटा। ओके, तो बस हमें यहाँ पर जो है पहले तो ये बताना है कि पश्च मस्तिष्क जो है वो अनुमस्तिष्क, पांस और मेडुला ऑब्लांगेटा से मिलकर के बना होता है। अब देखिए सबसे पहले हम अनुमस्तिष्क की बात करते हैं कि अनुमस्तिष्क जो है हमारे शारीरिक गति, आसन का समन्वय और सामंजस्य का कार्य करता है। ठीक, एक बार फिर से कि शरीर में हमारी जो गति होती है या हम उठते बैठते हैं, ठीक, या हमारे शरीर के अंगों का जो सामंजस्य होता है उसका सारा काम किसका है? अनुमस्तिष्क का है। ठीक, और शरीर का ये जो पार्ट है, मस्तिष्क का ये जो पार्ट है, शरीर का संतुलन बनाए रखने का कार्य भी करता है। ठीक, अब जैसे हमें किसी ने कमांड दी कि आपको सीधी रेखा में चलना है। ठीक, तो सीधी रेखा में चलने का जो कार्य है वो कौन करवाएगा? अनुमस्तिष्क ही करवाएगा। ठीक, यानी पूरे शरीर का जो संतुलन है वो किसकी वजह से होता है? अनुमस्तिष्क की वजह से होता है। तो जैसे कई बार
चोट वगैरह लग जाते हैं, मान लीजिए सिर के पीछे वाले हिस्से में अगर मान लीजिए किसी ने जोर से मार दिया थप्पड़ या कोई और चोट लग गई, तो कहते हैं कि जैसे एकदम से चक्कर से आ जाते हैं, क्योंकि ये पार्ट फिर जल्दी से काम नहीं करता और शरीर का संतुलन बनता नहीं है। ओके, तो अब इसी तरह से अगर हम बात करें पांस की, पांस जो है ये श्वसन क्रिया को नियंत्रित करता है, जो हम सांस ले रहे हैं। ठीक, बाकी श्वसन के बारे में मैंने आपको बता दिया, तो श्वसन क्रिया को जो है कंट्रोल कौन करेगा? पांस करेगा। ठीक, अब कई सारी ऐसी क्रियाएं भी शरीर के अंदर होती हैं कि जिनको कोई कमांड देता ही नहीं है, लेकिन फिर भी वो जरूरी होती है करनी। जैसे मान लीजिए किसी ने कहा है कि दिल को धड़काओ भाई, नहीं, ऑटोमेटिक धड़कना पड़ेगा। खाना खाया है, पाचक रसों का स्राव करना, किसी ने कहा है कि आमाशय को भाई तो ये रस निकाल और फिर जो है भोजन पचाएंगे, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। तो ये सारा चीज जो है अनैच्छिक क्रियाएं इनको हम कहते हैं, जिसको कोई कमांड नहीं देता, तो शरीर अपने आप कर लेता है, वो हमारी इच्छा के अनुसार नहीं होती, उसको बोलते हैं अनैच्छिक क्रियाएं। अनैच्छिक क्रियाओं में हम ये कह सकते हैं कि एक धड़कन होती है, रक्त दाब होता है, पाचक रसों का स्राव होता है। ठीक, इसके अलावा जो है कोई चीज निगलना है, खांसना, छींकना, वमन यानी उल्टी वगैरह आना जो है, ये इन सभी क्रियाओं का जो नियंत्रण है वो किसके द्वारा होता है? मेंडुला के द्वारा होता है। मेंडुला अल्बांगेटा से होता है, अबलांगेटा से होता है। ओके, तो देखिए कि जो मैंने आपको विवरण समझाया उसको बिल्कुल सिंपल भाषा में लिखा है मैंने यहाँ पर, कि पश्च मस्तिष्क जो है वो 3 केंद्रों से, अनुमस्तिष्क, पांस और मेडुला से बना होता है। अनुमस्तिष्क का कार्य क्या है? हमारा शारीरिक गति, आसन का सामंजस्य का कार्य है। शरीर का यह भाग क्या करता है? शरीर का मस्तिष्क का यह भाग क्या करता है? शरीर का संतुलन बनाए रखता है। दूसरा पांस आ गया, पांस का काम क्या है? श्वसन क्रिया को नियंत्रित करना आ गया। और तीसरा जो पार्ट है मेंडुला का काम क्या है? अनैच्छिक क्रियाओं जैसे धड़कन है, रक्तदाब है, पाचक रसों का स्राव वगैरह है। इसके अलावा निगलना, खांसना, छींकना, वमन का मतलब उल्टी वगैरह जो है, ऐसी क्रियाओं का जो नियंत्रण है वो किसके द्वारा होता है? मेंडुला के द्वारा होता है। ओके, अब मेरुरज्जु की हम बात करते हैं। वैसे इसकी आउटलाइन हमने ले ली थी कि मेरुरज्जु क्या है? एक बेलनाकार संरचना है, और ये देखिए कि अल्बांगेटा से प्रारंभ होकर के और नीचे जो है एक किसेरु की दंड से घिरा हुआ ये नीचे की ओर विस्तृत होता है, यानी यहाँ से शुरू होकर के नीचे की तरफ ये विस्तृत जो है ये क्या है? मेरुरज्जु ही है। मेरुरज्जु का काम आपने पिछले लेक्चर में देख लिया था कि प्रतिवर्ती और स्वयंचालित क्रियाओं का जो है समन्वय केंद्र है। जैसे प्रतिवर्ती क्रिया आपने पढ़ा था कि जैसे एकदम से किसी गर्म बर्तन को टच कर गया, हाथ एकदम से पीछे हट गया, तो किससे कंट्रोल होगी? मेरुरज्जु से कंट्रोल होगी। तो इसके जो मेरुरज्जु के काम है वो क्या क्या है? एक तो गर्दन से नीचे जितने भी प्रतिवर्ती क्रियाएं हैं वो सारी मेरुरज्जु के द्वारा ही होती है। ठीक है, और ये संवेदी आवेगों को त्वचा और तथा मांसपेशियों से मस्तिष्क तक लेके जाता है। ठीक है, कि जितने भी संवेदी आवेग होते हैं, ठीक, संवेदी मतलब जहां से सूचनाएं आती है, ठीक, इनपुट्स जो है उसको त्वचा तथा मांसपेशियों से कहाँ लेके जाएगा? ब्रेन तक ले जाना का काम मेरुरज्जु का ही होता है। ठीक, और इसके अलावा जो प्रेरक आवेग आते हैं, ऊपर से जो आदेश आता है, मस्तिष्क से जो आदेश आएगा वो उसको मस्तिष्क से कहाँ? धड़ और पांव तक की मांसपेशियों तक मेरुरज्जु ही पहुंचाएगा। ठीक, अब हम बात करते हैं कि मेरुरज्जु और मस्तिष्क की सुरक्षा कहाँ से होती है। तो यहाँ मस्तिष्क देखिए, मस्तिष्क जो हड्डियों के एक बॉक्स में अवस्थित होता है, खोपड़ी के अंदर अवस्थित होता है। बॉक्स के अंदर क्या होता है? तरल पूरित गुब्बारे में मस्तिष्क होता है। यानी इसको आप जहां से मैंने टॉपिक स्टार्ट किया तो वहां से भी लाइन आप उठा सकते हो कि 3 परतें होती है, उसके बीच में जो पर मस्तिष्क द्रव भरा होता है जो प्रघात का अवशोषक का कार्य करता है। इस तरह से तो मस्तिष्क सुरक्षित हो गया। और मेरुरज्जु जो है उसकी सुरक्षा
कशेरुक दंड या रीढ़ की हड्डी हम कह सकते हैं कि ये क्या करती है, मेरुरज्जु की रक्षा करती है। ठीक, तो प्यारे बच्चों, इसी के साथ ये लेक्चर समाप्त होता है। अगले लेक्चर में हम प्रीदीय तंत्रिका तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। बड़ा इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है ये। ठीक है, तो आपको मेरा लेक्चर कैसा लगा ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताया करो, और अगर आपको अच्छा लगता तो इसको शेयर भी किया करो। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।